नमस्कार राधे राधे, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी की भारी डिमांड पर। बहुत लोगों के कमेंट आए, वीडियोस पर कमेंट आए, अलग-अलग वीडियोस पर आए, पोस्ट्स पर कमेंट आए। तो आपके लिए लेकर आए हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड, बीएससी नर्सिंग 4 सेमेस्टर का कंप्लीट एमएसएन का वीडियो, कंप्लीट रिवीजन। इसमें कंप्लीट सिलेबस होगा जिसमें रिवीजन क्लासेस हुए आपके लिए। कंप्लीट सिलेबस का वन शॉट करवाएंगे आपको विद इन अप्रोक्स 1 घंटे में, ठीक है। अप्रोक्स 60 टू 70 और 80 मिनट्स में आपको कंप्लीट वन शॉट करवाएंगे। तो जुड़े रहिए, शेयर ज़रूर करें वीडियो को। क्यों? क्योंकि आपके साथ साथ दूसरों को भी लाभ होना चाहिए। क्योंकि ये क्लासेस क्या है, वो लोग देखते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। मैक्सिमम लोग क्या है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या फिर जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऐसी क्लासेस की। साथ साथ जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा है रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि पहले मैं बता दूं, ये तो है नहीं कि सारे टॉपिक कवर कराएं। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हम छोड़ेंगे इसमें, ठीक है। हर वीडियोस की तरह इसमें भी मेन टॉपिक लेके आए हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? ओटाइटिस मीडिया, व्हाट इज ओटाइटिस मीडिया? तो सर ओटाइटिस मीडिया आपने बताया था, ओटाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन हो गया, मीडिया मतलब कि मिडिल ईयर। तो ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर और मिडिल ईयर इन्फेक्शन। ओटाइटिस का मतलब होता है सर इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर, एंड मीडिया मीन्स मिडल होता है, ठीक है सर। आपने बता दिया था मैं पहले भी। इट दिस इन्फ्लामेशन ऑफन बिगिंस विथ द इन्फेक्शन दैट कोज सोर थ्रोट, कोल्ड और अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने ऐसा कहा कि जो ओटाइटिस मीडिया है ये किसके साथ शुरू होता है? ये होता है अगर किसी को सोर थ्रोट हो, किसी को कोल्ड हो, या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही हो पहले से, उस इन्फेक्शन के साथ ये शुरू होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशंस, ऑनसेट एंड सडन्स। ईटियोलॉजी की बात करते हैं तो ईटियोलॉजी में सबसे पहले आता है कि जो ओटाइटिस मीडिया है एक ईयर इन्फेक्शन होता है। किसके कारण होता है? कोज्ड बाई बैक्टीरियम और वायरस इन द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के अंदर वायरस और बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन होता है, उसके कारण ओटाइटिस मीडिया होता है। दिस इन्फेक्शन, अभी हमने जो लाइन देखी थी हमने वही लाइन वापस आ गई है। दिस इन्फेक्शन ऑफन रिजल्ट फ्रॉम अदर इलनेस, कोल्ड, फ्लू और एलर्जी दैट कॉज कंजेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द नेजल पैसेज, थ्रोट एंड यूस्टेशन ट्यूब्स, ठीक है। मतलब कि जो जिस इन्फेक्शन के कारण क्या है ये सब होते हैं, ये इन्फेक्शन जिसके कारण होता है उसी के कारण ओटाइटिस मीडिया होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो सीवियर ओटैल्जिया। सीवियर मतलब कि आपको पता है ओटैल्जिया मतलब होता है ईयर पेन, कान में दर्द होता है ज़्यादा, सीवियर ओटैल्जिया हो गया। हियरिंग लॉस हो गया। टाइनिटस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड इन द ईयर, कान में घंटियों की जैसी आवाज आएगी। हेडेक हो गया, सीवियर हेडेक, सेंस ऑफ फुलनेस इन द ईयर, कान ऐसा लगेगा बिल्कुल फुल, कान में भारी भारी लगेगा और फुल लगेगा कि भाई कुछ भरा हुआ है कान में। मेस्टोइड टेंडरनेस हो गया, फीवर हो गया, बस ईयर ड्रम हो गया। डायग्नोसिस कैसे करें हम, कैसे पता लगाए कि इसको ओटाइटिस मीडिया है? तो देखो कान में हो रहा है तो कान में हम क्या है देखेंगे उसको। सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। ऑडियोमेट्री, ऑडियोमेट्री कैसी वो आती है जिससे अपन क्या है स्कोप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जिससे हम देख सकते हैं कान में। ऑडियोमेट्री हो गया, ठीक है। ये हो गया। लेब स्टडीज, टर्निंग फोर्क टेस्ट हो गया। कल्चर ये देखा होगा आपने ऐसा, ठीक है। यहाँ पे बजा के फिर इसको ये सिरा इसको कान में टच करते हैं, फिर देखते हैं भाई आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर आप ईएनटी वार्ड में गए हो तो। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट के लिए चूंकि ये क्या है इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक देंगे हम। इनकीज थ्रो टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल ड्रॉप्स और टॉपिकल स्टेरॉइड्स, ये हम दे सकते हैं इनको। एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, एंटीमेटिक्स दे सकते हैं और एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कान में दिक्कत है तो एंटीमेटिक्स जरूरी है, उल्टी वगैरह भी हो सकती है, वोमिटिंग वगैरह। एंटीपायरेटिक क्यों देंगे? तो क्योंकि इसमें हमने देखा था, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा था हमने, क्या फीवर, क्या देखा था? फीवर देखा था सर हमने, बिल्कुल। यहाँ पे पेन भी देखा था सर, इसलिए हम एनाल्जेसिक्स दे देंगे। बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। एनाल्जेसिक्स क्या होता है? पेन को कम करने में काम लिया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो पेन पेन है वो परसिस्टेंट हो सकता है, ज़्यादा सीवियर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ब्रेन एब्सेस हो सकता है, मैस्टोडाइटिस हो सकता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, फेशियल पैरालिसिस और डिप्लोपिया हो सकता है। अब कंडक्टिव हियरिंग लॉस और एक होता है सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और एक होता है मिक्स्ड, ठीक है। ऐसे 3 टाइप के हियरिंग लॉस होते हैं, आपने अगर देखा हो तो। नहीं देखा? चलो देख लेते हैं साथ में ही।
भाई अगर कंडक्टिव है तो कंडक्टिव का मतलब है कि मिडिल ईयर एंड आउटर, मिडिल और आउटर ईयर है, इसमें कुछ डैमेज वगैरह हुआ है, इसके कारण हियरिंग लॉस हुआ है। जबकि अगर क्या हो, सेंसोरी न्यूरल हो, उसका मतलब है कि इनर ईयर में कुछ डैमेज या प्रॉब्लम्स हुई है। ठीक है, अगर बोथ हो मतलब मिक्स्ड हो, मिक्स्ड हियरिंग लॉस, मतलब कि कंडक्टिव और सेंसोरी न्यूरल दोनों है उसको, और उसमें तीनों जो भी ईयर के तीनों पार्ट है, मिडिल मिडिल और आउटर और इनर, तीनों में क्या है, प्रॉब्लम्स है। हियरिंग एड्स, अब हियरिंग एड्स क्या होती है, कान की मशीन नाम सुना होगा आपने, उसी को हम क्या हियरिंग एड्स बोलते हैं। हियरिंग एड्स इज ए इलेक्ट्रो हियरिंग एड इज एन हियरिंग एड्स हियरिंग एड इज एन इलेक्ट्रो acoustic body worn apparatus which typically fill in or behind the wearer's ear। जो भी पहनने वाला है उसके या तो अंदर, कान के अंदर पहनेगा या फिर कान के बाहर पीछे बिहाइंड में। ठीक है, एंड इज डिजाइंड टू एम्पलीफाई एंड मॉड्यूलेट साउंड फॉर वियरर्स। अब इसमें क्या प्रोसीजर होता है, इसमें प्रोसीजर क्या है, इसके सबसे पहले तो चार इसके टाइप्स होते हैं। जो कान की मशीन है उसके चार टाइप होते हैं। चार टाइप कौन कौन से होते हैं, तो चार टाइप ऐसे है देखो। सबसे पहले तो एक होता है माइक्रोफोन, जो भी माइक्रोफोन होता है एक, ठीक है, उसमें फिर ऐसे वायर लगा होता है, और फिर यहाँ पे वो ईयरफोन होते हैं। तो ऐसा कुछ ऐसा दिखता है वो, आपने देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा तो आप गूगल करके देख लो एक बार। तो माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन टू रिसीव साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर एंड चेंज द साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। क्या करता है, जो भी साउंड्स होते हैं और जो भी वेव्स होते हैं, साउंड्स वेव या फिर एयर होती है, उनको चेंज कर देता है, उस साउंड को ये चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ये चेंज कर देगा। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर दिया, माइक्रोफोन में आ गया साउंड्स, ठीक है। अब उसमें के बाद में एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर क्या करता है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम कौन करता है, एम्पलीफायर करता है। अब रिसीवर है, थर्ड पार्ट कौन सा है, रिसीवर है। रिसीवर क्या होता है, ईयरफोन टू चेंज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द साउंड वेव। अब ईयरफोन टू चेंज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, रिसीवर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल साउंड है, जो कि यहाँ पे हमने चेंज किया था, हमने क्या किया, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल में चेंज किया। अब इलेक्ट्रिकल को वापस से साउंड में चेंज करेंगे तभी तो हम सुनेंगे। तो वापस से साउंड में चेंज करने का काम कौन करता है, रिसीवर। और फिर एक होता है आपके पास बैटरी। बैटरी क्या करती है, इस पूरी प्रोसीजर में जो भी काम में ली जाती है, उस मशीन को या फिर इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी नीडेड टू ऑपरेट हियरिंग एड्स। ठीक है, यहाँ पे एड्स आएगा, एड आएगा, ठीक है, ना कि एंड। आगे चलते अपन, टाइप्स ऑफ हियरिंग एड। टाइप्स ऑफ हियरिंग एड्स की अगर बात करें तो इसके पहला होता है पॉकेट मोड, दूसरा होता है बिहाइंड द ईयर, बीटीई, मतलब कि जो मेनली चिल्ड्रन में यूज लिया जाता है, और बिहाइंड द ईयर मतलब कान के पीछे पहनते हैं इसको अपन। इन द ईयर मेनली ये ज़्यादा लिया जाता है एडल्ट्स में। इन द ईयर कान के अंदर की साइड, इन द ईयर केनाल के ईयर केनाल में लगाते हैं। जिसको ज़्यादा हियरिंग, माइल्ड टू सीवियर हियरिंग लॉस हो, उसके लिए काम में लिया जाता है। और लास्ट वन आता है आपके पास रिमोट माइक्रोफोन। ओके, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया इसके बारे में। ये आपके पास एक ईयर का डायग्राम हो गया, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि अगर इसमें डैमेज हो तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, इसमें हो तो वो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, जो मैंने आपको बता दिया। ये आती है आपके पास आई की स्ट्रक्चर। ये ईयर हो गया, सॉरी आई हो गया। आई में क्या होता है, ये रेटिना होगी, ठीक है, यहाँ पे लेंस होता है, यहाँ से वेव्स आती है, वेव के मतलब लाइट्स आती है पैरेलल, जो कि रेटिना पर पड़ती है। रेटिना के द्वारा ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये ब्रेन में जाती है, और ब्रेन में जाने के बाद ही हम क्या है देख सकते हैं। ये होती है पूरी प्रोसीजर। अब हम फिजियोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे, इसलिए पूरी प्रोसीजर समझाएंगे आपको। बात करते हैं, एक और कर लेते हैं चलो। इसमें क्या है, फ्लूइड पाया जाता है, एक तो विट्रस ह्यूमर पाया जाता है, एक पाया जाता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, ये दो फ्लूइड पाया जाता है इसके अंदर। अभी आगे आएगा एक्वस ह्यूमर के बारे में बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव एरर्स आर एबनॉर्मलिटी ऑफ द रिफ्रैक्शन दैट अकर इन द आई। जो भी आंख के अंदर जो रिफ्रैक्शन आ रहा है उसमें एबनॉर्मलिटीज हो गई, ठीक है, वो होता है रिफ्रैक्टिव एरर्स। क्या होता है आगे देखते हैं अभी। एमेट्रोपिया मतलब कि नॉर्मल ऑप्टिक कंडीशन है, तो उसे हम एमेट्रोपिया बोलेंगे। एमेट्रोपिया और इमेट्रोपिया दोनों में डिफरेंस है। एमेट्रोपिया क्या होता है, refers a condition where the eye doesn't focus light ray करेक्टली ऑन द रेटिना। इसमें क्या है, जो लाइट आ रही है उसको फोकस नहीं कर पाती है रेटिना पर ये करेक्टली, तो इसमें हो जाता है करेक्टली, तो ये नॉर्मल हो गया। अब इसमें क्या है कि एमेट्रोपिया है तो इसमें ब्लड विजन बनेगा, ब्लड इमेज बनेगी। आगे देखते हैं, दो तीन टाइप का होता है, लेकिन हम बात करेंगे केवल दो टाइप की। एक तो होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। मायोपिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस पास का दिखाई देता है, इसको दूर का दिखाई नहीं देता। इट इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स इन विच पैरेलल
रेज लाइट कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी आर फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। क्या कहा, चलो डायग्राम में देखते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन क्या है, यहाँ से लाइट आ रही है इन्फिनिटी से और ये रेटिना पर फोकस हो रही है, तो इसमें अपन को आसानी से सही तरीके से दिखाई देगा, इसमें कोई दोष नहीं है। इस आंख वाले में कोई दोष नहीं, ना तो दूरदृष्टि दोष ना ही निकट दृष्टि दोष। लेकिन हमने बात की मायोपिया के बारे में। मायोपिया में क्या होता है सर, मायोपिया में होता है कि ये होता है चक्कर कि जो भी लाइट आ रही है यहाँ से लाइट आ रही है, वो लाइट आ तो रही है लेकिन वो रेटिना पर फोकस ना होकर उसके फ्रंट में, उससे पहले फोकस हो रही है, इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना। ये होता है मायोपिया में। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें लेंस लगा लेंगे, लेंस का काम में ले लेंगे। लेंस कौन सा लेंगे, लेंस लेंगे समझो कॉनकेव। कॉनकेव लेंस काम में लेंगे, जिसे हम माइनस का बोलते हैं, वो काम में लेंगे। और उससे क्या होगा, ये जो रेस है ये डायरेक्ट अपने रेटिना पर पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हम ये लेंस काम में लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं तो रिड्यूस, भाई आंख में दिक्कत है तो विजुअल एक्यूटी रिड्यूस हो जाएगी, ब्लैक स्पॉट बनेंगे, डिस्कम्फर्ट होगा अगर पास से काम कर रहा है तो। क्यों डिस्कम्फर्ट आफ्टर नियर वर्क, लार्ज पीपल्स, ये तो साइंस हो गए, ये तो सिम्टम्स हो गए, ये हो गए साइन हो गए, ठीक है। जो पेशेंट बता रहा है वो सिम्टम्स होते हैं, आपको पता ही है। फिर आता है डायग्नोसिस कैसे करें हम। तो डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आता है मेरे पास कॉर्नियल टोपोग्राफी, ऑप्थेल्मोस्कोपी, विजुअल एक्यूटी टेस्ट एंड रेटिनोस्कोपी। ये 4 चीज़ें आती है जिससे अपन इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो आप यहाँ पे जाके स्लो कर सकते हो स्पीड को, ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्लास है, इसमें स्पीड का जरूरी है, वरना क्लास लेंथ ही हो जाएगी। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में आता है ये आएगा, अभी देखा हमने, स्फेरिकल लेंस, कॉनकेव लेंस लगा लेंगे और हाइजीन मेंटेन रखेंगे। फिर आता है हाइपरमेट्रोपिया या फिर बोलते हैं अपन हाइपरोपिया। इसमें क्या करता है, लॉन्ग साइटेडनेस होता है, दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसमें क्या होता है, वही इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, पैरेलल आ रही है राइट रेस, लेकिन क्या हो रहा है, रेटिना के बिहाइंड में, रेटिना के पीछे फोकस हो रहा है। कैसे होता है सर फोकस, एक बार डायग्राम बता दीजिए। तो ये हो गया रेटिना, और रेटिना के पीछे फोकस हो रहा है, इन्फिनिटी से आ रही है, रेटिना के पीछे फोकस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हो गया दोस्त हाइपरोपिया। इसको सही करने के लिए हम लेंगे कॉन्वेक्स लेंस काम में लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस काम में लेंगे तो जिससे क्या होगा, ये हमने हमारे लेंस के आगे कॉन्वेक्स लेंस लगाया, और जो रेटिना के पीछे जा रहा था बिहाइंड द रेटिना, वो क्या करेगा, उसके पहले ही आ जाएगा, मतलब रेटिना पर आ जाएगा, रेटिना पर फोकस होगा। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके, वही बर्निंग सेंसेशन, ड्राइनेस ऑफ आई, ठीक है, ब्लरिंग ऑफ विजन, फ्रंटल हेडक, आंख में दिक्कत है तो आप ये जरूर लिखे हेडक, स्मॉल आइस हो जाएगी। आपने देखा होगा जिसके भी ये दोष होता है उसकी आंखें छोटी होती है। ए ब्राइट रेफर्स टू मे बी सीन। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट में ये आएगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस, जिसे अपन बोलते हैं प्लस वाला। फिर आता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है सर, ग्लूकोमा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा लीजिए, ग्लूकोमा को आ सकता है। ग्लूकोमा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा हो गया, ओटाइटिस मीडिया हो गया, ठीक है, एक हो गया आपके सीवीए, स्ट्रोक वगैरह, इनके बारे में पूछते हैं, तो ये ग्लूकोमा को इंपॉर्टेंट जरूर लगाएं। ग्लूकोमा इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ आई डिजीज कैरेक्टराइज बाय डैमेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व। क्या हो गया, डैमेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व, यूजुअली ड्यू टू एक्सेसिव इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उससे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, उसके कारण ग्लूकोमा होगा। अगर हमने इसको सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया, इफ अनट्रीटेड दिस इंक्रीज प्रेशर इन आई कैन लीड टू ऑप्टिक नर्व डैमेज। ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है और परमानेंट विजन लॉस हो सकता है, ठीक है। इसलिए अगर हो तो तुरंत इसको क्या है, सही करवाना चाहिए, ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इट इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मली हाई आईओपी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर एबनॉर्मली बढ़ जाता है, पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस हो जाता है। ग्लूकोमा इज सिम्प्टोमेटिक कंडीशन ऑफ द आई वेयर या वर द आईओपी इज मोर देन कितना 25 mmHg। अब कुछ किताबों में 20 लिख रखा है, कुछ में 29 लिख रखा है, तो इसलिए हमने 20 का लगा लिया, ठीक है। आप देख लिया आपके हिसाब से क्या आपको सही लग रहा है। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है इसके, जेनेटिक्स हो सकता है, हाइपरटेंशन, आई ट्रोमा, डायबिटीज, मलाइटिस, एजिंग, सीवियर मायोपिया, मायोपिया भी देखा हमने, ओक्यूलर सर्जरी हो कोई, माइग्रेन या हेडेक हो, इस ये रिस्क फैक्टर है इसके। भाई देखो ईटियोलॉजी अगर हम बात करें तो ईटियोलॉजी क्या है, इसकी कोई ऐसे कोई कारण हमें पता नहीं है, देट इज अननोन ईटियोलॉजी। लेकिन फिर भी आपको एक बार समझाने के लिए बता देते हैं कि ग्लूकोमा होता कैसे है। देखो आप सबने ये आँख का स्ट्रक्चर देखा आपने, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था कि इसमें ये फ्लूइड के बारे में जरूर देखें, इसके बारे में, एक्वस ट्यूमर के बारे में, ठीक है, इसके कारण ये ग्लूकोमा होता है। देखो ये क्या है, ऑप्टिक नर्व है, ये हो गया डैमेज, क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड क्या है, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो ये डैमेज हो गई, ठीक है। अब देखो इक्वस ट्यूमर है, इसमें आई के अंदर इक्वस ट्यूमर पाया जाता है जो कि आइरिस और प्यूपिल्स,
कि यहाँ पे सराउंडिंग में ये घूमता है, ठीक है, और ये आउटसाइड जाता है आँख से। यहाँ पे एक पाया जाता है ड्रेनेज कैनाल, क्या पाई जाती है, ड्रेनेज कैनाल पाई जाती है, जिससे कि ये फ्लूइड लीव कर देता है, बाहर चला जाता है आँख से, ठीक है। जब ज़्यादा बनता है तो ये बाहर निकल जाता है, लेकिन जब क्या हो, ये ड्रेनेज कैनाल है, यहाँ पर जो ड्रेनेज कैनाल है वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए या फिर क्लोज्ड हो जाए, या तो बंद हो गई या फिर ब्लॉक हो गई, तो क्या होगा, जो ये एक्वस ह्यूमर है वो बाहर नहीं जा पाएगा, जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा तो अंदर तो फ्लूइड बन रहा है, अंदर बन रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है, तो ज़्यादा बन गया अंदर, तो एक्सेसिव फ्लूइड के कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, वो होता है आईओपी। आईओपी क्या आपने देखा, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है भाई, हमने यही तो देखा था, आईओपी इंक्रीज हो गई जिसके कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई, तो ये होता है इसका पूरा रीजन, ईटियोलॉजी बोल सकते हैं। अब जो एक्वस ह्यूमर है ये क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आई के। आगे बात समझ में, अरे हाँ या ना, आ गए ना, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके, तो माइल्ड पेन इन द आई, आंख में क्या है, माइल्ड पेन होगा, माइल्ड हेडेक होगा, आईओपी ग्रेटर देन 29, मैंने बताया आपको, कुछ में 29 है, कुछ में 25 है, कुछ में 20 है, ठीक है। रिड्यूस विजुअल एक्यूटी स्पेशली इन एट नाइट, रात में कम दिखाई देता है या फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फेलियर टू डिटेक्ट कलर चेंज में भी वो पता नहीं कर पाएगा डिटेक्ट करने में। नोजिया वोमिटिंग हो गया, डिक्रीज विजुअल एक्यूटी इन फोटोग्राफ। ओके, ये होते हैं कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स। बात करते हैं डायग्नोसिस कैसे करें, तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले तो अपन मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट ओक्यूलर है मीडिएट हिस्ट्री, ओक्यूलर और मीडिएट हिस्ट्री लेंगे, टोनोमेट्री कराएंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी कराएंगे, विजुअल फील्ड टेस्ट, स्लिट लैम्प टेस्ट, ये सब कराएंगे। अगर आपको ये नाम याद नहीं आ रहे तो हमने 2-4 अभी देखे, इसमें स्लिट लैम्प टेस्ट, रेटिनोस्कोपी, जो आपको समझ में आ रहा है वो लिख दो आप, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो ग्लूकोमा से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्रोनिक सेंट्रल और पेरिफेरल विजन, ब्लाइंडनेस और चेंज इन द विजन, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, विजन में चेंज हो सकता है। हमने देखा कि अगर हम इसको ठीक नहीं करवाएंगे, अनट्रीटेड कराएंगे तो परमानेंट विजन लॉस हो जाएगा, क्रोनिक आई पेन होगा। बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में हमारे लिए क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या है कि जो ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है उसको प्रिवेंशन करना, उसको रोकना। अब उसके लिए एक तो होता है लेजर, एक होता है नॉन लेजर थेरेपी, नॉन लेजर थेरेपी, या फिर होता है कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसमें हम दोनों करवाते हैं, ठीक है। लाइफ लॉन्ग थेरेपी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज नेसेसरी बिकॉज ग्लूकोमा इज द नॉट क्योर्ड, बिकॉज ग्लूकोमा कैन नॉट क्योर्ड, ग्लूकोमा सही नहीं हो सकता, इसलिए लाइफ लॉन्ग थेरेपी करवानी चाहिए, नेसेसरी है। आदो ट्रीटमेंट कैन नॉट रिवर्स ऑप्टिक नर्व, यहाँ तक कि भाई जो ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है उसको हम वापस से तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ डैमेज जो हुआ है उसको हम कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। द ट्रीटमेंट गोल इज टू मेंटेन आईओपी विद इन द रेंज, भाई जो भी है उसको अपन क्या है कि आईओपी को रेंज में रखना है। कैटारेक्ट क्या होता है, कैटारेक्ट नाम सुना होगा आपने, क्या, बिल्कुल वही नाम, बिल्कुल सही, मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद नाम सुना होगा आपने। तो इसमें क्या होता है कि जो लेंस होता है हमारी आंखों में, क्या है, हमारी आंखों पर जो लेंस पाया जाता है, ये लेंस है, यहाँ पर क्या हो गया, ओपेसिटी या फिर क्लाउडी एनवेलप हो गया। कैटरेक्ट इज अ क्लाउडिंग और ओपेसिटी दैट डेवलप क्रिस्टलिन लेंस, जो लेंस है उस पर ओपेसिटी हो गया, यानी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला धुंधला हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, क्लाउडी बोलते, क्लाउड मतलब बादल होते हैं, मतलब बादल छा गए उसके ऊपर, सिंपल लैंग्वेज में ओपेसिटी हो गई, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज ऑफ द लाइट, लाइट जो भी आ रही थी वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, ब्लॉकेज हो गई वो लाइट का। रिस्क फैक्टर क्या है इसके, एज हो गया, हेरिडिटी हो गया, एक्सपोजर टू क्या होता है ये, यूवी रेज, अगर आपकी लाइफ स्पेन में आप यूवी रेज का एक्सपोजर हुआ हो, क्रोनिक एक्सपोजर टू हीट, ग्लास ब्लोवर्स, जो भी कांच के सामान बनाते हैं वो, इंट्राओक्यूलर डिसऑर्डर, किसी को इंट्राओक्यूलर डिसऑर्डर हो, मायोपिया, ग्लूकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट होता है। मेडिकेशंस दोज आर फोटोटॉक्सिसिटी, टेट्रासाइक्लिन और ट्रैंकुलाइजर, कोई मेडिसिन ले रहा हो, कौन सी, टेट्रासाइक्लिन ट्रैंकुलाइजर किसी ने ली हो तो उसके भी हो सकता है, ठीक है। एक तरह क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रेजुअल पेनलेस बम्पिंग या लॉस ऑफ विजन ड्यू टू लेंस ओपेसिटी, विजन नहीं आएगा। इंक्रीज ग्लेयर इन द ब्राइट लाइट, डिक्रीज कलर परसेप्शंस, डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, पुअर विजन एट नाइट, फोटोफोबिया, ब्लड और डिस्टोर्टेड इमेज, रिड्यूस लाइट ट्रांसमिशन, ये हमने देख लिया, ठीक है। डेफिनेशन में देखा हमने ये चीज़ें। तो मैनेजमेंट क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट आता है एक्स्ट्रा और इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, फोटो ऑक्सीडेशन, इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन और क्रायोसर्जरी, फेको में यहाँ पे क्या आएगा, फोटो इमल्सिफिकेशन आएगा, क्या आएगा, फोटो इमल्सिफिकेशन, ठीक आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक आता है रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ द सेंसरी एरिया ऑफ द रेटिना। आपने देखा कि भाई रेटिना क्या एक सेंसरी एरिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही लाइट जा रही है, तो ये क्या हो गया, सेंसरी ऑर्गन है वो अटैच था पहले, तो अब क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, अलग हो गया, किससे, कोरोइड से या पिगमेंटेशन एपिथेलियम से।
ये देखो, ये है रेटिना और ये क्या है, कोरोइड है। ये कोरोइड है, ये रेटिना है। लेकिन ये क्या, पहले तो टेस्ट था, लेकिन अब क्या हो गया, अलग हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, ये होता है रेटिनल डिटैचमेंट। अब क्या क्या साइनस सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, ब्लड विजन हो गया है, स्लाइटली फीलिंग हैवीनेस इन द आई, आंख बिल्कुल भारी हो जाएगी। ठीक है, स्लाइटली लोअर और नॉर्मल आईओपी, या तो आईओपी कम रहेगी या फिर नॉर्मल रहेगी, आईओपी पर ये प्रभाव पड़ेगा। विजुअल फील्ड लॉस हो जाएगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, रेटिनोस्कोपी, ऑप्थेल्मोस्कोपी, स्लिट लैम्प टेस्ट बताया मैंने आपको पहले। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 3 या यूनिट नंबर 3, रीनल कैलकुलाई। अब रीनल कैलकुलाई क्या होती है सर, रीनल कैलकुलाई होती है स्टोन, किडनी स्टोन। ठीक है, किडनी स्टोन ऑल्सो कॉल्ड रीनल कैलकुलाई, nephrolithiasis, urolithiasis are hard deposit made of minerals and salts, minerals and salt that form inside the kidney. Okay. अब भाई लिथियासिस हमने पढ़ा था, एमएसएन फर्स्ट में देखा था कि कोले लिथियासिस देखा था। तो कोले लिथियासिस देखा था। लिथियासिस मतलब क्या होता है, स्टोन होता है। कोले का मतलब वहाँ पे क्या था, गोल ब्लेडर। अब यहाँ पे क्या है, नेफ्रो का मतलब आप सबको पता है, ये नेफ्रोन होता है। नेफ्रो और लिथियासिस मतलब क्या होता है, स्टोन होता है। आगे बात समझ में। अब ये भी क्या है, कितने टाइप का होता है ये, तो देयर आर सर 4 टाइप्स का होता है ये। किडनी स्टोन कितने टाइप का होता है सर, 4 टाइप का होता है। पहला हो गया कैल्शियम स्टोन, जिसे अपन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट्स। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट का हो गया सर। दूसरा हो गया स्ट्रोवेट स्टोन। तीसरा हो गया सर यूरिक एसिड स्टोन। और थर्ड लास्ट हो गया सर सिस्टीन स्टोन। ऐसे करके 4 टाइप का होता है। ओके, अब जो स्टोन है, क्या है, स्टोन की बात करें तो अपन कौन से, किडनी स्टोन के बारे में। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें, तो सपोज दैट कोई पेशेंट आया, उसकी क्या किडनी स्टोन है। किडनी की लोकेशन आप सबको पता है कहाँ पे होती है। तो जब किडनी स्टोन है तो वहाँ पे क्या होगा, पेन तो होगा ही। ओके, समझ में आया। भाई किडनी स्टोन है तो उस जगह पर क्या होगा, तो सर उस जगह पर होगा, पेन होगा सर। तो यहाँ पे क्या गया, सीवियर एंड शार्प पेन इनसाइड द इन द साइड एंड बैक बिलो द रिब्स, बिलो द रिब्स, पेन दैट रेडिएट्स लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन। ठीक है, यहाँ पर पेन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, पेन और बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेट। जब यूरिनेट करता है, जब यूरिन आउटपुट करता है, यूरिन निकालता है, यूरिनेट करता है, तो बर्निंग सेंसेशन हो गए, जलन टाइप होगी और पेन होगा। पिंक रेड और ब्राउन यूरिन आएगा। ए परसिस्टेंट नीड टू यूरिनेट, मतलब उसको ये होगी कि भाई हाँ यूरिन जाए, लेकिन यूरिनेट होगा तो स्मॉल अमाउंट में होगा। ठीक है, मतलब लगेगा तो ऐसा कि भाई यूरिन आ रहा है लेकिन आएगा नहीं। ओके, नोजिया, वोमिटिंग हो गया। फीवर एंड चिल्स इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, अगर इन्फेक्शन है तो ठंड लग के बुखार आएगा। ठीक है, डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो ब्लड ब्लड टेस्ट करा सकते हैं अपन। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा भाई कैल्शियम है या यूरिक एसिड है, क्या है, ब्लड में पता चल जाएगा। यूरिन टेस्टिंग करा देंगे, यूरिन कल्चर वगैरह, जिससे सब पीएच वगैरह सब आ जाएगी। एनालिसिस ऑफ पास्ट स्टोन। ठीक है, भाई यूरिन कर रहे हैं, यूरिनेट कर रहे हैं अपन, तो उसको हम यूरिन पास करेंगे तो हम एनालिसिस कर सकते हैं भाई स्टोन है या नहीं है। एक होता है इमेजिंग टेस्ट, इमेजिंग में जैसे यूएसजी हो गया, सोनोग्राफी वगैरह सब इसमें आता है। फिर आता है डायलिसिस। डायलिसिस आप सबको पता है डायलिसिस क्या होता है, भाई हमने बार बार का नाम सुन रखा है डायलिसिस का। तो डायलिसिस होता क्या है, डायलिसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें मतलब सीधी सी बात बोले तो नॉर्मल भाषा में खून साफ करने की जो मशीन होती है वो होती है डायलिसिस। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अब डायलिसिस की डेफिनेशन देखेंगे ऑथेंटिक, तो डायलिसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड एंड मेटाबोलाइक, एक्सेस फ्लूइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या आ गया, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है यूरिया एंड क्रिएटिनिन। किसका, प्रोटीन का, कोई प्रोटीन का भी तो होता है। वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी व्हेन द किडनी आर अनेबल टू डू। तो किडनी का काम क्या है, किडनी का काम होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना। लेकिन जब किडनी ऐसा ना कर पाए, जब किडनी ऐसा काम करने में असमर्थ है, अनेबल है, तो उस टाइम पर हम डायलिसिस का काम में लेते हैं। ओके, अब डायलिसिस 3 प्रिंसिपल पर काम करता है, डिफ्यूजन पर, ऑस्मोसिस पर एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन पर। इन 3 प्रिंसिपल पर ये डायलिसिस काम में करता है। टाइप की बात करते हैं तो इसके 2 टाइप होते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस में देखो हम डायग्राम से समझेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके, ज़्यादा लेंथी ना हो। देखो ये होता है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि एक तो ये क्या है, अपनी पेरिटोनियम केविटी होती है, उसमें इंसर्ट करते हैं अपन, एक कैथेटर है वो उसमें पेरिटोनियल केविटी में इंसर्ट करते हैं टू द सरफेस के। अब ये सरफेस है वो डिफ्यूजन का काम करती है, जो पेरिटोनियल सरफेस होती है वो डिफ्यूजन का काम करती है। जैसे कैथेटर है, ये कैथेटर हमने क्या किया, इसमें इंसर्ट किया, इंसर्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या होता है, डायलाइसेट वो होता है, क्या होता है, डायलाइसेट होता है, पूरा मिक्सर होता है, मतलब सॉल्यूशन होता है डायलाइसिस का, जिस जो एक बैग में रहता है। अब ये पहले तो ये क्या करता है, ये कैथेटर के थ्रू अपने एब्डोमेन कैविटी है या पेरिटोनियल कैविटी है, इसमें जाएगा। इसमें जाने के बाद में फिर ये वापस से क्या आएगा, इसमें गया, देखो ये इसमें इंसर्ट कर गया,
लेकिन दूसरे डायग्राम में आप देखोगे कि ये वापस से क्या है, ड्रेनेज बैग में जा रहा है। ठीक है, जो फ्लूइड था, जो फ्लूइड जैसे यहाँ तक भर गया, ठीक है, अब ये वापस से क्या है, ड्रेनेज बैग में जाएगा। ठीक है, जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट थे, वेस्ट प्रोडक्ट थे, वो ड्रेनेज बैग में चल जाएंगे। ये होती है इसमें पेरिटोनियल डायलिसिस। आगे बात समझ में। जबकि हीमोडायलिसिस अगर आप देखोगे, हीमोडायलिसिस की ये मैकेनिज्म होती है। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, सबसे पहले तो अपन क्या है कि दो कैनुला लगाते हैं, दो कैनुलाइजेशन करते हैं, दो साइड पर। एक तो करते हैं अपन वेन पर आईवी कैनुलाइजेशन, एक करते हैं अपन आर्टेरियल पर। ठीक है, एक तो करते हैं कैनुला किस पर, वेन पर, और एक लगाते हैं आर्टरीज पर। अब जैसे कि ये लगा दिया हमने कि आर्टरी पर, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, वो कहाँ पे है, आर्टेरियल पर। ठीक है, आर्टरीज पर है। और जबकि जो रेड वाला है, ये कहाँ पर है, वेनस पर, वेनस कैनुला हो गया। अब जो आर्टरी का कैनुला होता है, उससे क्या होता है, ब्लड बाहर आता है। ठीक है, ब्लड बाहर आता है, इस डायलिसिस मशीन है, डायलाइजर है, इसमें आएगा। इसमें आने के बाद में वो प्योर हो जाएगा, जो भी उसकी प्रोसीजर रहती है वो सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, वापस से वो दूसरे उससे जाके, ये डायलिसिस से होके ये फिर आईवी के थ्रू अंदर चल जाएगा। आईवी रूट से वापस से ये अंदर चल जाएगा, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देंगे इसमें से। आगे समझ में। अरे हाँ या ना, आ गई ना भाई। लैंग्वेज में मैंने आपको पहले बता दिया, अभी तो केवल रिवीजन क्लास चल रही, तो रिवीजन के लिए इतना काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक आप ये याद रखें कि जब अपन इसको यूज लेते हैं, तो इसमें अपन हिपेरिन का जरूर यूज लेते हैं। ठीक है ना, ताकि क्लोटिंग ना हो। ओके, हिपेरिन अपन लगाते हैं पहले। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास कौन सा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये भी आजकल चर्चा में चल रहा है, ये क्वेश्चन भी आजकल क्या है, चर्चा में चल रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि आ रहा है ये, और आ भी सकता है आपके भी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, एक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, कैसी कंडीशन होती है, प्रोटीन यूरिया, मतलब कि प्रोटीन के अंदर, सॉरी, यूरिन के अंदर प्रोटीन का अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहली चीज, पहली क्या हो गई, प्रोटीन यूरिया। सेकेंड इज हाइपो एल्बुमिन यूरिया। हाइपो एल्बुमिन यूरिया मतलब कि जो भी एल्बुमिन है, अब एल्बुमिन आपको पता है क्या होता है, यूरिया के अंदर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। ठीक है, हाइपर एल्बुमिन यूरिया मार्क डिक्रीज एल्बुमिन इन द ब्लड। ओके, एंड थर्ड कंडीशन इज हाइपर लिपिडीमिया, मतलब कि इंक्रीज हो गया लिपिड, ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो अब देखो सर, कॉजेज क्या क्या है इसके, कॉज या रिस्क फैक्टर की अगर बात करें, तो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, ये पता है आपको थ्रोम्बोसिस क्या होता है, हमने पैथोलॉजी में पढ़ा है। सिस्टेमिक ल्यूपस इरेथमेटस, ठीक है, एनएसएआईडी ड्रग्स ले, हेपेटाइटिस हो किसी को, डायबिटीज मेलाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर हो गया, एचआईवी इन्फेक्शन या रीनल डिजीज, ये कोई चीज़ हो, अगर ये दिक्कत हो तो रिस्क फैक्टर में कंसिडर होते हैं, ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के। बात करते हैं क्रिप्टोक्रिटिज्म की। क्रिप्टोक्रिटिज्म क्या होता है, क्रिप्टोक्रिटिज्म आल्सो नोन एज अ अनडिसेंडेंट टेस्टिस। देखो होता क्या है, सबको पता है टेस्टिस कहाँ पे होते हैं, टेस्टिस होते हैं सर स्क्रोटम में। टेस्टिस कहाँ पे होता है, टेस्टाइकल्स कहाँ पे होता है, स्क्रोटम में होते हैं। भाई बचपन से क्या मतलब कि ये तो है ना कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में ही बने हो और स्क्रोटम में रहते हो। इसमें होता क्या है कि हमारे जब प्रेग्नेंट रहती है, जब वुमेन प्रेग्नेंट रहती है, तो कंप्लीट फिटस बन जाता है, फिटस डेवलप हो जाता है, लेकिन और वो टेस्टिस है वो कहाँ पे रहता है, एब्डोमेन में रहता है। कहाँ पे होता है, एब्डोमेन में रहता है वो टेस्टिस। लेकिन क्या हो, 8 महीने में, 8 मंथ में वो टेस्टिकल्स है वो स्क्रोटम में डिसेंड हो जाते हैं, मतलब स्क्रोटम में चले जाते हैं। ये होता है पूरी प्रोसेस। तो अगर वो नहीं जाए, 8 महीने हो गए तब भी वो नहीं जा रहा है, तो स्क्रोटम में टेस्टिकल्स नहीं है, टेस्टिकल्स कहाँ पे है, एब्डोमेन में ही है। तो वो कौन सी कंडीशन होती है, वो होती है क्रिप्टोक्रिटिज्म। अब पढ़ते हैं इसको। क्रिप्टोक्रिटिज्म ऑल्सो नोन एज अनडिसेंडेड, इसलिए इसको नाम बोला है अनडिसेंडेड टेस्टिस, इज द फेलियर ऑफ वन और बोथ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। ओके, या तो एक या दोनों जो टेस्टिस है वो डिसेंड नहीं हुए स्क्रोटम में। क्रिप्टोक्रिटिज्म अकर व्हेन वन और बोथ टेस्टिकल्स डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटम व्हाइल द फिटस इज डेवलपिंग। अभी बताया मैंने भाई, फिटस बन गया, उसके बाद में भी वो डिसेंड नहीं हुए। ड्यूरिंग गेस्टेशंस द टेस्टिकल्स फॉर्म इन द एब्डोमेन, कहाँ पे बनता है, एब्डोमेन में बनता है, एंड ग्रेजुअली एब्डोमेन में बनता है, और एब्डोमेन में बनने के बाद वो ड्रॉप हो जाता है, कहाँ पर, स्क्रोटम में ड्रॉप हो जाता है। किसके थ्रू, इंग्विनल केनाल के थ्रू, इंग्विनल केनाल होती है उसके थ्रू स्क्रोटम में ड्रॉप हो जाता है। कब, अराउंड मंथ 8th ऑफ प्रेगनेंसी। ओके,
लेकिन जब वो गया ही नहीं है तो इसके कारण क्या है? तो देयर इज मतलब कॉजेज क्या है? अननोन है। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स या क्रिप्टोग्रेडिज्म इज नॉट नोन। ओके, अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक और क्या क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं? तो जेनेटिक हो सकता है, कोई मेटरनल हेल्थ हो सकती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट कर सकते हैं इसको, हॉर्मोन्स डिस्टरप्ट हो गया, फिजिकल चेंजेस एंड नर्व एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिकल्स। ये कुछ इसके कारण हो गए, कॉजेज हो गए। अब देखो, दो तीन टॉपिक और हैं आपके इसमें, इस चैप्टर में ही। एक तो आता है एपी स्पाइडियासिस और हाइपोस्पाइडियासिस, नाम सुना होगा आपने। तो एपी स्पाइडियासिस क्या होता है, बताओ, बताइए बताइए। एक तो सुना है आपने क्या, एपी स्पाइडियासिस, ठीक है। एक सुना है हाइपो स्पेडियासिस। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एपी स्पोडियासिस है और हाइपोस्पाइडियासिस है। एपी में तो क्या होता है, जो ओपनिंग होती है यूरिथ्रल की, यूरिथ्रल मेटस या फिर पेनिस की जो ओपनिंग होती है, पेनिस बोल्स तो या यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है, वो कहाँ होती है, नॉर्मल से ऊपर होती है। एपी का मतलब अब वो, स्पाइडियासिस मतलब ओपनिंग। तो जैसे ये ओपनिंग है, ओपनिंग यहाँ पे होती है, ठीक है भाई, ये ओपनिंग है, ओपनिंग यहाँ पे होती है, लेकिन ये यहाँ पर ना होकर यहाँ पर हो मान लो, ठीक है। ओपनिंग क्या हो, यहाँ पे हो, नॉर्मल ऐसे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ए से हो गया, तो ये तो हो गया एपिस्पाइडियासिस। और अगर ओपनिंग यहाँ पे हो नीचे नॉर्मल से, तो ये क्या होगी, हाइपोस्पाइडियासिस। ओके, एक होता है आपके पास लीडिंग सेल कार्सिनोमा, नाम सुना है ना। मतलब कि लीडिंग सेल में क्या हो जाए, कार्सिनोमा हो जाए, कैंसर हो जाए, तो वो होता है लीडिंग सेल कार्सिनोमा। लीडिंग सेल क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, नाम सुना है ना। इंटरस्टिशियल ट्यूबुल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, वो होती है लीडिंग सेल। अगर वहां पर क्या हो जाए, कैंसर हो जाए उस सेल्स में, तो होता है लीडिंग सेल कार्सिनोमा। अब बात करते हैं बर्न के बारे में, 5वें चैप्टर पर आ चुके हैं। बर्न क्या होता है, बर्न मतलब जलना। तो बर्न इज अ फॉर्म ऑफ ट्रोमेटिक इंजरी कोज्ड बाय, बर्न एक ट्रोमेटिक इंजरी होती है जो कि होता है, ट्रोमेटिक इंजरी होती है जो कि थर्मल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, केमिकल या रेडियो एक्टिव एजेंट के कारण होती है, जिन एजेंट्स को अपन बोलते हैं बर्न। ठीक है, इनके कारण जो ट्रोमेटिक इंजरी होती है उसे अपन बर्न कहते हैं। अब सीवियरिटी ऑफ बर्न है, मतलब कितना जला, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, तो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, मेनी फैक्टर्स पर, जो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया एज और एक हो गया डेप्थ। तो एज की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि हर बार एक ही लाइन आती है कि चिल्ड्रन और ओल्ड एज क्या होता है, मोर सेंसिटिव होता है, मोर सेंसिटिव एंड प्रोन टू इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ। चिल्ड्रन और ओल्ड एज में ज्यादातर रिस्क इंक्रीज रहते हैं डेथ के, कंपेयर देन किसके, एडल्ट्स के। दूसरा हो गया डेप्थ के अकॉर्डिंग, डेप्थ के अकॉर्डिंग हमने इसको फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न, ऐसे हमने इसको क्लासिफाइड किया, जो पढ़ेंगे आगे की तरफ क्लासिफिकेशंस में। रूल ऑफ 9, आपके एक टॉपिक आता है रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 क्या होता है, मतलब कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, जो भी जितना भी बर्न हुआ है उसको अपन ने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हेड एंड नेक है, क्या है, हेड और नेक है, इसको हमने 9% दे दिया। हैंड से, ठीक है, दोनों हाथ है, उसको अपन ने 9% दे दिया। इच अपर लिम्स 9%। एंटीरियर ट्रंक हो गया 18%, पोस्टीरियर भी हो गया 18%। इच लोअर लिम्ब, दोनों पेयर हो गए 18%। पेरिनियम हो गया 1%। ओके, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आपके डायग्राम हो गया। ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। बर्न इंजरी आर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सीवियरिटी एंड डेप्थ। उनकी सीवियरिटी और डेप्थ के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया है बर्न इंजरी को, और हमने इसको 4 टाइप में क्लासिफाइड कर दिया, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री बर्न। ओके, अपन बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट डिग्री बर्न के बारे में। तो फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है, देखो, फर्स्ट डिग्री बर्न की बात करते हैं तो फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है, फर्स्ट डिग्री बर्न अफेक्टेड ओनली आउटर लेयर ऑफ स्किन, जिसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। इसमें कौन कौन फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या क्या अफेक्टेड होता है, तो इसमें सर होता है, एक तो एपिडर्मिस अफेक्ट होता है, और कुछ पार्ट्स किसका, सॉरी, इसमें क्या है, ओनली एपिडर्मिस इफेक्ट होता है। फर्स्ट डिग्री बर्न में केवल एपिडर्मिस इफेक्ट होता है। स्किन टिपिकली स्किन रेड हो जाती है और ड्राई हो जाती है, स्किन रेड और ड्राई हो जाती है। ब्लिस्टर फॉर्मेशन कम होते हैं, लेक्स ऑफ ब्लिस्टर फॉर्मेशन। ब्लिस्टर मतलब कि वो लाल लाल होता है, मतलब ये बताते हैं आपको, ये देखो, ये देखो, ये होता है फर्स्ट डिग्री बर्न। ये देखो, ये है ना, ये होते हैं ब्लिस्टर, इसमें थोड़े थोड़े होते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न में। ओके, तो कब तक ये सही हो जाते हैं, हील कब तक हो जाते हैं, तो 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन तक ये वापस से सही हो जाते हैं, पहले जैसे हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। वेरी पेनफुल होता है। इसके लिए अपन क्या कराएं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल होता है जैसे सनबर्न हो गया, सनबर्न हो गया, अपन खाना बना रहे हैं तो जल जाते हैं, ठीक है, खाना बनाते टाइम जल जाते हैं, गरम गरम अपन कुछ बर्तन पकड़ लेते हैं तो जल जाते हैं, तो वो भी फर्स्ट डिग्री में आता है। ओके,
आगे चलते हैं अपन सेकंड डिग्री बर्न के बारे में। सेकंड डिग्री बर्न को हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट बर्न में हमने किया जिसमें पार्शियली, और सेकंड को करते हैं अपन थिकनेस नाम दे देते हैं। फर्स्ट को देते हैं अपन पार्शियली सेकंड डिग्री बर्न, और सेकंड को देते हैं अपन फुल थिकनेस सेकंड डिग्री बर्न। ओके, अब जो पार्शियल थिकनेस वाला है, पार्शियल सेकंड डिग्री बर्न है, ये क्या होता है, इसमें एपिडर्मिस और कुछ पार्ट डर्मिस का, एपिडर्मिस और कुछ पार्ट डर्मिस का अफेक्टेड रहता है। जबकि फुल थिकनेस में क्या होता है, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस, कंप्लीट डर्मिस ये अफेक्टेड रहती है, डर्मिस अफेक्टेड, वाइल फुल थिकनेस में सेकंड डिग्री बर्न डिस्ट्रॉय ऑल डर्मिस लेयर। ओके, पिंक और रेड कलर का दिखेगा एरिया, ब्लिस्टर बनेंगे और वेट हो जाएगा वेट। जबकि फर्स्ट डिग्री में क्या था, ड्राई था। वेरी पेनफुल सेंसेशन में भी डिमिनिस्ड, जो भी सेंसेशन है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इसको हील होने में 2 to 3 वीक्स का टाइम लगेगा। ओके, इसके लिए अपन ट्रीटमेंट में करा सकते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह अपन इसको करा सकते हैं। थर्ड डिग्री बर्न की अगर हम बात करें, थर्ड डिग्री बर्न में देखो एपिडर्मिस गई पूरी, एपिडर्मिस हो गई, डर्मिस हो गई, ठीक है। उसके साथ साथ मसल्स हो गया, टेंडन्स हो गया और बोन्स, ये भी अगर अफेक्टेड हो, मे बी ऑल्सो भी डैमेज्ड, ठीक है, ये भी डैमेज हो जाती है थर्ड डिग्री बर्न में, ठीक है। बर्न क्या हो जाएगा, बिल्कुल व्हाइट और ब्लैक हो जाएगा। डायग्राम में देखते हैं, ये होता है थर्ड डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न ड्राई था, सेकंड डिग्री वेट था, ये ड्राई प्लस लेदरी हो जाएगा। जैसे लेदर आता है ना, लेदर का कपड़ा वगैरह आता है, वैसा ये दिखेगा। और टिश्यूज वगैरह सब डैमेज हो जाएंगे, नर्व एंडिंग्स वगैरह सब डैमेज हो गई, परमानेंट टिश्यू डैमेज हो गए। ट्रीटमेंट के लिए क्या करें, ट्रीटमेंट के लिए सेवरल वीक्स टू लॉन्गर, या तो बहुत सेवरल वीक्स लगेंगे, या फिर और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है इसको सही होने में। हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, विक्टिम्स को, जो क्लाइंट से पेशेंट है उसको आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, फ्लूइड लॉस हो जाता है, बर्न में फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे, एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, ठीक है, बाई माउथ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन को रोकने के लिए। फोर्थ डिग्री की अगर हम बात करें, फोर्थ डिग्री बर्न में क्या होता है, मोस्ट सीवियर इन द फोर्थ डिग्री बर्न, सबसे ज़्यादा डैमेज इसी में होता है। इसमें क्या होता है कि बोन होती है ना, जो बोन, वो फ्रैक्चर तक हो जाती है, बोन फ्रैक्चर तक हो जाती है इसमें। ऑल लेयर्स स्किन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, फोर्थ डिग्री बर्न एंड मसल्स, फैट, बोन्स एंड टेंडन्स आल्सो या ऑफन अफेक्टेड। इसमें अपन एक्सटेंसिव स्किन ग्राफ्टिंग करवा सकते हैं, एम्पुटेशन भी करा सकते हैं। भाई ये हाथ है, ठीक है, यहाँ से जल गया पूरा, तो इसमें ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि यहाँ से अपन एम्पुटेशन कराएं, मतलब कि काट के अलग कर दे इस पार्ट को, जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको काट के अलग कर दे। इसलिए क्या बहुत सीवियर डैमेज होता है इसमें। सबसे हाई लेवल का जो बर्न होता है वो ये होता है। ये देखो इसमें बिल्कुल खोखला हो गया अंदर से, ठीक है। अब इसमें एक तो होती है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, एक होती है कॉस्मेटिक सर्जरी। जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो कोई रिसेप वगैरह, अपीयरेंस वगैरह ये सही करने में काम मिल जाती है, ठीक है। जबकि जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है वो होती है एक तरीके से फेशियल सर्जरी, जो केवल फेस पर की जाती है, फेशियल सर्जरी होती है। जैसे क्लेफ्ट लिप सर्जरी, ठीक है, गाल चिक सर्जरी हो गया, ऐसे राइनोप्लास्टी नाक की सर्जरी होगी, ओटोप्लास्टी, ये सब देख लिया हमने। बात करते अपन सीवीए के बारे में। सीवीए क्या होता है, सीवीए क्या होता है, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, इसको अपन स्ट्रोक भी बोलते हैं। देखो दरअसल होता क्या है कि ये हो गया कि हमारे पास वेसल्स, ब्लड वेसल्स, इसमें जा रहा है क्या ब्लड, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लेग बन जाता है, या फिर कोई भी सब्सटेंस वगैरह जमा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। तो जो ब्लड जा रहा है, जो कि फॉरवर्ड जो ऑर्गन है उसको क्या पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, तो वो वहां तक नहीं जा पाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है, तो इससे क्या होता है, वहां पर इस्चेमिया हो जाता है। ओके, इस्चेमिया हो जाता है, टिश्यू तक वो नहीं पहुंचा पाता, तो इस्चेमिया हो जाता है। अब यही चीज अपन ने किसमें देखी थी, एमआई में हमने पढ़ा था, एथेरोस्क्लेरोसिस, उसमें मैंने बताया था कि एक तो होगा एमआई, एक बताया था मैंने स्ट्रोक। तो एमआई तो हमने देख लिया, स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक ये होता है, अब देखो क्या लिख रखा है, ए सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट सीवीए, एन इस्चेमिक स्ट्रोक और ब्रेन अटैक इज सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द डिसरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू ए पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या होता है कि ब्रेन के कुछ पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो वो क्या करेगा,
सही तरीके से काम नहीं करेगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा फॉर ब्रेन का। तो वो कंडीशन कौन सी कहलाती है? स्ट्रोक कहलाती है। ब्रेन अटैक कहलाता है, सीवीए कहलाता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक कहलाता है। ठीक है, अब ये भी क्या है, दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रोक। फर्स्ट वन इज इस्चेमिक स्ट्रोक है, सेकंड वन इज हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है? जब क्या हो, ब्रेन के फंक्शन लॉस हो जाए, क्यों? ब्लड सप्लाई के कारण, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो वो होता है इस्चेमिक। सेकंड हेमरेजिक। हेमरेजिक में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण ब्रेन टिश्यूज वगैरह है उनमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, उसके कारण स्ट्रोक हो तो वो होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। ईटियोलॉजी की बात करते हैं, होता क्यों ऐसा? तो ईटियोलॉजी देख ली हमने, मतलब कारण तो देख लिया। अब ईटियोलॉजी में क्या है कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, एम्बोलिज्म हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, नेरो हो गया। जो ब्लड वेसल्स है वो नेरो हो गई, जिसमें थ्रोम्बोसिस हो गया, कुछ एम्बोलिज्म बन गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो गया, इसके कारण इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। जबकि हेमरेजिक में क्या होता है? हाइपरटेंशन, ट्रोमा या कोगुलेशन डिसऑर्डर हो गया। कोगुलेशन डिसऑर्डर, जब ब्लड कोगुलेट नहीं हो रहा है तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है, कोगुलेट हो ही नहीं रहा ब्लड तो ब्लीडिंग होगी। हाइपरटेंशन किसे? इंट्राक्रैनियल प्रेस, आईसीपी पाया जाता है, वो अगर इंक्रीज हो जाए, आईसीपी इंक्रीज हो जाए तो हाइपरटेंशन होगा। ओके, आगे चलते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर को भी हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया। एक तो मॉड्यूलेटर्स, मतलब जो मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। सॉरी, जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, एक होता है मॉडिफाइबल, इसको अपन चेंज कर सकते हैं। अब नॉन मॉडिफाई है, इसको अपन जैसे एडवांस एज हो गई, 55 साल से ज़्यादा में होता है, जेंडर हो गया जैसे मेल, मेल में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। जबकि मॉडिफाइबल रिस्क में मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन को अपन चेंज कर सकते हैं। ओबिसिटी है, हम पतले हो सकते हैं। स्मोकिंग और डायबिटीज हो गया। ठीक है, फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो ऐसा अगर होगा तो क्या होगा? सडन नंबनेस और वीकनेस होगी फेस पर, कन्फ्यूजन हो जाएगा, विजुअल डिस्टर्बेंस, दिखने में दिक्कत होगी, चलने में दिक्कत होगी, सीवियर हेडेक और चेंज इन मेंटल स्टेटस। क्योंकि जब दिमाग में हो रहा है, नर्व डैमेज हो गई, ये मान लीजिए नर्व डैमेज हो गई, क्योंकि ब्रेन है भाई, ब्रेन पूरा काम कौन करता है? ब्रेन करता है। तो जब ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो इससे तो होगा ही। डायग्नोसिस कैसे करें इसको अपन? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, लंबर पंचर अपन L4 या L5 के बीच में लंबर पंचर करेंगे, सीएसएफ एनालिसिस करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, यूएसजी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराएंगे, ईसीजी कराएंगे, इकोकार्डियोग्राम करवाएंगे। ओके, फिर आता है आपके पास मैनेजमेंट क्या करें। तो जब देखो सपोज सीवीए हो गया, सीवीए में क्या है, क्या होता है क्या नहीं होता, कंडीशन आपने देख ली। अब उसको बचाने के लिए अपन क्या करेंगे? जैसे हाइपरटेंशन हुआ, देखा हमने हाइपरटेंशन हुआ तो हाइपरटेंशन को कम करेंगे, हाइपरटेंशन को कम करेंगे तो मेडिसिन दे देंगे फॉर लो बीपी, मेडिसिन दे दी। ठीक है, थ्रोम्बोसिस हुआ था, तो थ्रोम्बोलाइटिक दे देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, एल्टेप्लेस, एंटीप्लेटलेट्स दे देंगे। क्यों? कोगुलेशन के लिए। एंटीकोगुलेंट दे देंगे, वेरफेरिन थेरेपी करवा देंगे अपन। एंटीप्लेटलेट्स दे देंगे, एस्पिरिन। अब एस्पिरिन भी कौन सी? लो डोज की देंगे। ओके, लो डोज में अलग होता है, हाई डोज में अलग होता है काम। तो लो डोज का आपको पता है क्या होता है, हाई डोज का भी आपको पता है। सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करेंगे? क्योंकि कैरोटिड एंड आर्टरीएक्टोमी, कैरोटिड एंड आर्टरीक्टोमी, भाई ब्रेन तक किससे जा रहा है ब्लड? तो सर वो जा रहा है कैरोटिड आर्टरी से जा रहा है, तो वो तो लिख रखा है भाई कैरोटिड, यहाँ पे एंड हटा देंगे तो आर्टरीटोमी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी क्या होता है? पैरालिसिस बोलते हैं जिसको, फेशियल पैरालिसिस। बेल्स पाल्सी फेशियल पैरालिसिस कोज्ड बाय यूनिलेटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द सेवंथ क्रेनियल नर्व। कौन सी नर्व? सेवंथ, सातवीं क्रेनियल नर्व है उस पर, विच रिजल्ट इन वीकनेस ऑफ पैरालिसिस ऑफ द फेशियल मसल्स ऑन द अफेक्टेड साइड्स। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास एड्स का। क्या आता है? एड्स सबको पता है। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स, जो कि किसके कारण होता है? एचआईवी वायरस के कारण होता है। एचआईवी बिलोंग ग्रुप ऑफ वायरस से बिलोंग करता है, जिस वायरस को अपन बोलते हैं रेट्रोवायरस। अब इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो एचआईवी है उसका 8 से 10 साल होता है अडल्ट में तो इंक्यूबेशन, और चिल्ड्रन में होता है 18 से 24 मंथ। अब इंक्यूबेशन क्या होता है सर? इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि कितने टाइम में सिम्टम्स आ रहे हैं, इन्फेक्शन होने के कितने टाइम में सिम्टम्स आ रहे हैं, उसका बीच का जो टाइम होता है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? एचआईवी होता है, जो आरएनए वायरस होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट होता है? 1% टू सेकंड पर्सन या अनदर पर्सन। उसका हम देखें तो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स ट्रांसमिशन, ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है ये। ट्रांसमिशन वाया फ्लूइड सच एज सेमिनल फ्लूइड्स, वेजाइनल सिक्रेशन, एमनियोटिक फ्लूइड एंड ब्रेस्ट मिल्क,
सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो जाता है, नीडल एंड सिरिंज यूज्ड बाय इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, बार्बर्स नाइफ्स वगैरह, इससे क्या हो जाता है, ये एक से दूसरे में फैल जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है कफ, कोई पेशेंट है उसको क्या हो जाए, कफ हो जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाए रेस्ट में, अगर वो रेस्ट कर रहा है तो उसको डिस्पनिया हो जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाए। अनएक्सप्लेन वेट लॉस विदाउट ट्राइंग, बिना किसी ट्राई के वेट लॉस हो रहा है। फेटिग है, रेसेस है विद रेडिश ब्राउन और ब्लू स्पॉट। डिस्टर्ब बॉडी में डिस्टर्ब हो गई, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही उसको, कम आ रही है। डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, सोचने की क्षमता डिस्टर्ब हो गई। फीवर और नाइट स्वीट हो गया, प्रोराइटिस हो गया, और स्वेलन लिम्फ नोड हो गया, लिम्फ नोड, तो वो इसके साइन एंड सिम्टम्स में कंसिडर होते हैं, माने जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास प्रिवेंशन कैसे करें। प्रिवेंशन ऑफ HIV एड्स। HIV का अपन प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंक्रीज सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग कॉन्डम यूज एटसेट्रा, ये इंक्रीज करेंगे। डिक्रीज इक्विपमेंट शेयरिंग करना कम करो भाई, कौन सा, अमंग इंट्रावेनस ड्रग्स यूजर्स के साथ। मेक वॉलेंट्री HIV टेस्ट को अपन वॉलेंट्री बनाएंगे जिससे कि सभी करवा सके, ये नहीं कि भाई डर डर के करें। और रूटीन पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर, HIV टेस्टिंग एंड काउंसलिंग ये करवाएंगे। इंक्रीज असेस ऑफ HIV टेस्टिंग फैसिलिटी ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सेंटर्स में। HIV इन्फेक्टेड मदर्स शुड बी टेस्टेड या ट्रीटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिक्रीज पेरीनेटल ट्रांसमिशन, भाई ये भी होता है, मदर टू बेबी, न्यू बॉर्न बेबी है उसमें भी आ सकता है ये। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे अपन कंट्रोल करेंगे। यूनिट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं अपन, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। टॉपिक का नाम आता है वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर। कैंसर के क्या क्या वार्निंग साइन है। अब यहाँ पे ऐसे लिख रखा है कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैंसर क्या होता है, कैंसर बॉडी में कहीं भी हो सकता है। कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द एबनॉर्मल सेल एनीवेयर इन द बॉडी में कहीं भी हो सकता है कैंसर। और दिस एबनॉर्मल सेल्स आर टर्म्ड कैंसर, इस एबनॉर्मल सेल को अपन कैंसर बोलते हैं, मैलिग्नेंट सेल बोलते हैं, फिर ट्यूमर सेल बोलते हैं। अब जो कैंसर है हमारा, ये जो हमारा कैंसर है सर, कैंसर क्या है कि कुछ वार्निंग साइन देता है कि हाँ भाई मैं होने वाला हूँ। तो वो वार्निंग साइन क्या है कि वो इंडिकेट नहीं करता कि भाई कैंसर ही होगा, हाँ वो बताता है कि भाई हो सकता है। देयर आर सेवरल साइन दे वार्न अबाउट कैंसरस ग्रोथ बट दीज आर नॉट एन इंडिकेशन ऑफ द कैंसर। वो चेतावनी देता है, वार्न देता है कि हाँ भाई कैंसर ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो मतलब 100% श्योर नहीं है कि वो इंडिकेशन कर रहा हो। ओके, अब कौन कौन से वार्निंग साइन है, तो सबसे पहले आप अपने पास आता है सी फॉर क्वेश्चन। इसको हमने क्या है क्वेश्चन के नाम से बताया है। द वार्निंग साइन फॉर द कैंसर आर इंडिकेट बाय क्वेश्चन। सी फॉर चेंज इन द बाउल और ब्लैडर हैबिट्स, इसमें कंसिस्टेंसी और कलर वगैरह स्टूल का और यूरिन वगैरह का चेंज हो जाएगा, ठीक है। ए से आता है ए सोर थ्रोट दैट डजंट हील इन नॉर्मल अमाउंट टाइप। नेक्स्ट आता है यू फॉर अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज कहाँ से हो सकता है, ये हो सकता है सर प्रोस्टेट सर्वाइकल कैंसर में, ओके। रेक्टल कैंसर होता है, वेजाइना, ब्लैडर, इससे ये ब्लीडिंग हो सकती है। टी फॉर थिकनिंग बोल दो या ब्रेस्ट लम्प्स बोल दो, ब्रेस्ट टिश्यू लम्प्स बोल दो, ये ब्रेस्ट कैंसर को इंडिकेट करता है। और स्क्रोटम में भी तो होता है, लम्प्स वगैरह पाए जाते हैं। आई फॉर इंडाइजेशन और डिफिकल्ट इन स्वेलोविंग। इंडिकेशंस की बात चल रही है, अपन फुल फॉर्म की बात करने यहाँ पे। आई से इंडाइजेशन हो गया, ओ से हो गया ऑब्वियस चेंज इन द मोल। ऑब्वियस चेंज इन द मोल मतलब स्किन कैंसर से रिलेटेड है ये। एन फॉर नेगिंग कफ और हॉर्सनेस, मतलब वॉइस वगैरह है वो भारी हो जाएगी, ठीक है, एक तरीके से लंग्स कैंसर में होता है ये जो देखने को मिलता है। एन फॉर नेगिंग एंड हॉर्सनेस, ये लंग्स कैंसर में देखने को मिलता है, लंग्स लेरेंजल कैंसर वगैरह में, ओके। तो ये हमने वार्निंग साइन देख लिए। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट मॉडलिटी इन कैंसर। अब कौन कौन सी थेरेपीज है, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स है जो कि कैंसर में किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन आता है सर्जरी से हम कैंसर को अलग कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इन द सर्जरी कॉमन ट्रीटमेंट फॉर मेनी टाइप ऑफ कैंसर ड्यूरिंग ऑपरेशन के थ्रू सर्जन है वो ट्यूमर सेल को निकाल के बाहर निकाल देता है, रिमूव कर देता है। दूसरा आता है कीमोथेरेपी ड्रग्स होती है, आप सबको पता है, ठीक है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्लांट एल्केलॉइड्स हो गया, मेटाबोलाइट्स हो गया, एंटी ट्यूमर सेल्स हो गया, ठीक है। और अपना वो हो गया स्टेरॉयडल हार्मोन्स,
तो ऐसे इसके टाइप्स होते हैं। कीमोथेरेपी रेफर्स द ड्रग्स यूज टू किल कैंसर सेल को मारने के लिए काम में जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स में बी गिवन टुगेदर। भाई या तो अपन अलग अलग दे देंगे ड्रग्स को, या फिर अपन उसको कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। अब ये आईवी रूट से भी देते हैं और ओरली भी दे सकते हैं, पर ज़्यादातर आईवी रूट से सही रहता है। फिर आता है टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी में क्या करते हैं अपन, जो कैंसर ग्रो कर रहा है और स्प्रेडिंग कर रहा है उस पर हमें अटैक करना है, उसको अपन स्टॉप कर देंगे अटैक करके। इट डज इट डज दिस विद लेस हार्म टू नॉर्मल सेल देन अदर ट्रीटमेंट। ये मतलब नॉर्मल सेल पर कम हार्म होता है, नॉर्मल सेल पर इसका कम असर पड़ता है कंपेयर अदर ट्रीटमेंट्स की तुलना में इसका कम हार्म होता है, कम हानि होती है इसकी नॉर्मल सेल्स पर। फिर आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में अपन क्या करते हैं, लैब वगैरह है, लेबोरेटरी वगैरह है, उसमें अपन इम्यूनिटी में कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि जैसे वैक्सीन वगैरह आपने देखा है, उसी टाइप्स की अपन इम्यूनोथेरेपी आती है जो अपन लेबोरेटरी वगैरह में बनाते हैं, और जिससे हमारी इम्यूनिटी खुद ब खुद उसको कैंसर सेल को किल कर देती है। इम्यूनोथेरेपी इज अ टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट दैट रिलीज ऑन द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन। इम्यून सिस्टम होता है जिसको, इट यूजेस सब्सटेंस मेड बाय बॉडीज। इसमें क्या होता है, बॉडी के द्वारा सब्सटेंस बनाया जाता है, उसको यूज लिया जाता है, या लैब में जो सब्सटेंस लैब में बनाया जाता है, ठीक है, जो कि फाइट करते हैं कैंसर सेल से। हार्मोनल थेरेपी में जैसे कुछ कैंसर सेल्स ऐसी होती है जो कि हार्मोन से, जो हमारे हार्मोन से उनसे क्या करती है, फ्यूल प्राप्त करती है। फ्यूल मतलब आपको पता है पेट्रोल, जैसे पेट्रोल में क्या फ्यूल है, ईंधन, ठीक है, ईंधन प्राप्त करती है, फ्यूल प्राप्त करती है और ग्रो करती है। तो अपन एक काम करते हैं, जिससे न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं, फ्यूल प्राप्त कर रहे हैं, उस हार्मोन को क्या कर दे, स्टॉप कर दे, उस हार्मोन को अपन स्टॉप कर दे, ब्लॉक कर दे, तो इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये ग्रो करना बंद हो जाएगी और स्प्रेड नहीं होगी। ये होती है हार्मोन थेरेपी। ओके, नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट सेल्स में जो कैंसर हो जाए उससे अपन ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इज मैलिग्नेंट कैंसरस ग्रोथ दैट बिगिन इन द टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट टिश्यू में ही होता है। कैंसर इज ए डिजीज, वही बात आ गई, कैंसर क्या एक डिजीज है जो कि एबनॉर्मल सेल्स ग्रो करती है अनकंट्रोल वे में। ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन बट ऑल्सो अपीयर इन द मेन। मेन में भी पाया जाता है, ये नहीं कि बस सिर्फ फीमेल में ही रहेगा, मेल में भी पाया जाता है। जो यूएस है, यूएस में 8 में से 1 महिला ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित है, पीड़ित है, सफ़र है। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज अननोन। इसका एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं, अननोन है, बट सर्टेन थिंग्स मेक मोर लाइक, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि इसको चांस को इंक्रीज करते हैं, जैसे एज हो गया, जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री हो गया, डाइट्स हो गया। ओके, फिर टाइप्स के बारे में, तो देर आर बेसिकली 2 टाइप्स, लेकिन 2 के भी हमें 2 टाइप कर दिए। जैसे फर्स्ट क्या आ गया, इन सिटू कैंसर। इन सिटू का डक्टल एंड लोब्यूलर आ गया, और इसका भी क्या आ गया, डक्टल एंड लोब्यूलर आ गया। ऐसे करके 4 टाइप के हो गए, ठीक है। इन सिटू कैंसर क्या होता है, इन सिटू में क्या होता है, जो कि ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है, अपने लोकलाइज्ड रहता है वो। जबकि इन्वेसिव में क्या है, इन्वेड होता है दूसरे टिश्यूज़ में, वो स्प्रेड होता है। फिर आता है डायग्नोसिस के बारे में, सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, ब्रेस्ट बायोप्सी एंड मेमोग्राफी। मेमोग्राफी एक तरीके का क्या है, जैसे सोनोग्राफी होती है यूएसजी, तो ब्रेस्ट की करवाते हैं अपन, ब्रेस्ट की एक तरीके से सोनोग्राफी होती है, उसको अपन मेमोग्राफी बोलते हैं नॉर्मली समझने के लिए, ठीक है। फिर आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया बोलते हैं अपन ब्लड सेल्स के ट्यूमर को, ब्लड ट्यूमर्स को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। पर इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी नहीं है। ये क्या है, जो कि ब्लड सेल्स बना रहा है, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ है, उसमें अगर कैंसर है तो वो होता है ल्यूकेमिया। अब कौन कौन से हो गए जो कि ब्लड फॉर्मिंग होता है, बोन मेरो हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, और स्प्लीन भी, कुछ अमाउंट्स में स्प्लीन भी, स्प्लीन का कैंसर भी ल्यूकेमिया में माना जाता है। कुछ बुक्स में दे रखा है, इसलिए बता दिया आपको। टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया के 2 टाइप्स हो गए, एक्यूट एंड क्रोनिक, बेस्ड ऑन देयर स्पीड ऑफ प्रोग्रेशंस। फर्स्ट आता है एक्यूट ल्यूकेमिया। अब एक्यूट ल्यूकेमिया में क्या होता है, जो इमेच्योर ब्लड सेल्स होती है, जो कि पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुई, परिपक्व नहीं हुई है, इमेच्योर ब्लड सेल्स है, वे क्या करेगी, डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड मल्टीप्लाई एट वेरी रैपिडली। वो सही तरीके से काम नहीं करेगी और बहुत जल्दी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन चलो इसमें तो कोई बात नहीं है, इमेच्योर है। लेकिन क्रोनिक में क्या होता है, क्रोनिक में मेच्योर रहती है, मेच्योर ब्लड सेल्स है, वो अच्छी तरीके से काम करेगी, ठीक है, जिससे हमें पता भी ना चले कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाई वो नॉर्मली काम कर रही है, फंक्शन नॉर्मली है। इन्वॉल्व मेच्योर ब्लड सेल्स फंक्शनिंग नॉर्मली फॉर पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बिकमिंग कैंसरस होने से पहले, ठीक है।
उसकी स्पीड कौन सी होगी, पेस क्या होगी उसकी, एल्सरेटेड होती है, एसिलेटेड। डिजास्टर टॉपिक आता है आपके पास कौन सा, डिजास्टर। डिजास्टर एक तरीके से क्या है, आपदा है। अब जैसे जो बाढ़ आ रही है अभी, अभी देखा आपने बहुत जगह भयंकर क्या हो रही है, बारिश हो रही है, पानी भरा हुआ है चारों तरफ, न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा आपने। तो वो भी क्या है, वो भी डिजास्टर ही है। डिजास्टर एक रिजल्ट है जिसमें क्या होता है, वास्ट इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। डिजास्टर इज द रिजल्ट ऑफ द वास्ट इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। इकोलॉजी का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है इन द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड देयर इन्वायरमेंट। किसके रिलेशनशिप में, ह्यूमन की और इन्वायरमेंट में। भाई ऐसा कुछ काम किया है, करता कौन है, ह्यूमन ही तो करता है। भाई इकोलॉजी है, जैसे इन्वायरमेंट है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर दी हमने, प्रकृति के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दी, या तो हमने करी हो या फिर इन्वायरमेंट ने करी हो, नेचर ने करी हो, उसके कारण तो क्या होता है, डिजास्टर होता है, जिसको अपन ने टाइप में इसको डिस्क्राइब कर दिया। एक सीरियस और सडन इवेंट्स होता है जिसके रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट्स लगाते हैं उसका सामना करने के लिए। और जहाँ पर वो हो रहा है और जहाँ पर भी वो डिजास्टर है, जैसे मान लीजिए कोई जगह है वहाँ पर डिजास्टर हो रहा है, तो उस जगह से बाहर से आउटसाइड से अपन क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। तो आउटसाइड उसका सामना करने के लिए, तो वो होता है डिजास्टर। डिजास्टर को हमने इसके ओरिजिन के या फिर कोजेस के बेसिस पर हमने इसको दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल में क्या आता है, नेचुरल में आता है जो कि नेचर की बनाए, जैसे कि बाढ़ आ गया है ना, लैंड स्लिप हो गया, ऐसे जो एग्जांपल है वो इसमें आते हैं। अब नेचुरल में है जो कि नेचर के द्वारा किया गया है, इसमें आता है हाइड्रोमेट्रोलॉजी या जियोग्राफिकल डिजास्टर हो गया, बायोलॉजिकल डिजास्टर हो गया, वो सभी नेचुरल में आते हैं। जबकि मैन मेड में क्या आता है, दो आता है, एक तो टेक्नोलॉजिकल आता है, ठीक है भाई, टेक्नोलॉजी अलग अलग, जैसे हमने फैक्ट्री वगैरह बनाई है उसके थ्रू हुआ है ये डिजास्टर, तो वो होता है इसमें। डिजास्टर का मैनेजमेंट कैसे करें, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज अपनाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ फंडामेंटली डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज, प्रोग्राम्स एंड मेजर्स विच कैन टेकन अप बिफोर कब काम में लेते हैं, डिजास्टर से पहले, डिजास्टर के दौरान और डिजास्टर के बाद में। कुछ ऐसे अपन चीज़ें या कुछ ऐसी थिंग्स अपन, ऐसी एक्टिविटीज अपन अपनाते हैं जिससे कि इसको बचा जा सके, ठीक है, वो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, स्टेजेस ऑफ द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ठीक है। डिजास्टर को मैनेज करने के लिए जो स्टेजेस होती है उसको अपन डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें तीन फेजेज होते हैं, इस साइकिल में 3 फेज होते हैं, सॉरी 6 फेजेज होते हैं। कौन कौन से, प्रिवेंशन हो गया, मिटिगेशन हो गया, प्रिपेयर्डनेस हो गया, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसमें क्या है, 3 तो अपने क्या हो गए, प्री डिजास्टर एक्टिविटीज, डिजास्टर आने से पहले जो अपन करते हैं, और डिजास्टर आने के बाद में जो अपन करते हैं वो होता है पोस्ट डिजास्टर एक्टिविटीज, ओके। तो अपन तो एग्जांपल लेते हैं बाढ़ का। जैसे बाढ़ आ रही है तो बाढ़ से पहले अपन क्या क्या कर सकते हैं, आने से पहले प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस। मतलब कि जैसे बाढ़ है तो अपन क्या है, डैम वगैरह बनवाएंगे, है ना, डैम बनवाएंगे, और कुछ तालाब वगैरह है वो बनवाएंगे, पेड़ वगैरह लगाएंगे, प्लांट्स वगैरह। तो वो सब क्या हो गए, प्री डिजास्टर एक्टिविटीज हो गई। जबकि पोस्ट डिजास्टर में क्या आता है, रेस्पॉन्स, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। रेस्पॉन्स में जैसे कि डिजास्टर में बाढ़ आ गई, अब उसके रेस्पॉन्स पे अपन क्या कर रहे हैं, चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है, क्या करें अब, ठीक है। रिकवरी, जैसे बाढ़ गई हो गई तो उसके बाद में क्या बचा है, जो बचा है उसको ठीक भी तो करना है, तो वो आ गया रिकंस्ट्रक्शन में आ गया, ओके। ये होती है पोस्ट डिजास्टर इन एक्टिविटीज या इंटीएटिव्स। अब बात करते हैं गोल क्या होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। तो गोल होते हैं कि पहला तो हमारा गोल होता है कि रिड्यूस और अवॉइड लॉसेस ऑफ फ्रॉम हजार्ड्स से उसके लॉसेस वगैरह है वो कम हो या फिर हो ही ना। दूसरा है विक्टिम्स को ज़्यादा परेशानी ना हो, असिस्टेंस करना है आपको, विक्टिम को असिस्ट करना है। थर्ड है कि जो रिकवरी करे वो जल्दी से हो जाए, प्रभावी हो, ठीक है। ये हमारा गोल होता है। डिजास्टर नर्सिंग डेफिनेशन, डिजास्टर नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है कि डिजास्टर नर्सिंग इज डिफाइन एज द adaptation of professional nursing knowledge, skills and attitudes in recognize and meeting the turning health and emotional needs of disaster victims, okay। मतलब कि जो डिजास्टर से पीड़ित है, जो भी विक्टिम्स है, उसकी हम कैसे हेल्प करें, उसकी हेल्प करने के लिए हमें क्या क्या अडेप्टेशन करनी है, जैसे नॉलेज अडोप्ट करना है, हमें स्किल्स अडेप्ट करनी है, एटीट्यूड वगैरह अडेप्ट करना है। तो वो सभी किस में आता है, डिजास्टर नर्सिंग
में आता है। ओके, फिर आता है ट्राइएज। ट्राइएज या ट्रिएज कुछ भी बोल दो, अपन बोलते हैं ट्राइएज। ट्राइएज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पेशेंट को प्रायोरिटी के हिसाब से अपन सेट करते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, उसके सिचुएशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अब उसको प्रायोरिटी देते हैं, भाई पहले इसका ट्रीटमेंट होगा फिर इसका ट्रीटमेंट होगा। ओके, ये होता है ट्राइएज। ट्राइएज द प्रोसेस प्रायोरिटाइजिंग सॉर्टिंग ऑफ सिक और इंजर्ड पीपल फॉर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सीरियसनेस और कंडीशन इंजरीज वगैरह। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग पेशेंट इनटू प्रायोरिटी ग्रुप बेस्ड ऑन देयर उनकी सीवियरिटी पर डिपेंड करता है, कितनी उनकी इंजरी है, क्या कितनी इलनेस है, उस पर ये डिपेंड्स करता है, पर्टिकुलर इन द इमरजेंसी सिचुएशंस। इमरजेंसी सिचुएशन में अपन ट्राइएज का काम में लेते हैं। ट्राइएज क्या होता है? सबसे पहले होता है ये रेड कलर, फिर येलो, फिर ग्रीन और ब्लैक। सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है रेड कलर को। फिर मतलब क्या करें अपन, जो भी पेशेंट आया उसको अगर ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है तो उसको अपन रेड कलर से अलर्ट कर देंगे, रेड कलर का अपन उसको लेबल लगा देंगे, फिर येलो का, फिर ग्रीन का और ब्लैक का। तो ऐसे इसकी प्रायोरिटीज होती है। मैकेनिकल वेंटिलेटर्स। मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होते हैं? जो कि ब्रीथिंग का पूरा काम करे। मैकेनिकल वेंटिलेशन इज द यूज ऑफ मशीन्स, मशीन का यूज लेते हैं जिसमें क्या होता है, टू परफॉर्म सम और ऑल वर्क्स ऑफ द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के कुछ काम या फिर पूरे काम क्या करे, जो करे वो होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। कब काम में लेते हैं, इंडिकेशन क्या है? फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन इंक्लूड हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सेमिया, ऑक्सीजन की कमी होगी किसमें, ब्लड में, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हम इसको काम में लेते हैं। ऐसा होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक है, देखा ना हो तो देख लीजिए, वरना हॉस्पिटल जाके देखो। फिर आता है टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर्स। तो वेंटिलेटर्स कितने कितने टाइप है देखते हैं। वेंटिलेटर्स क्या है कि किस पर काम करता है, रिक्वायर पावर। वेंटिलेटर्स को, मैकेनिकल वेंटिलेटर्स को काम करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, लाइट्स की ज़रूरत होती है, वो होती है बैटरी, पावर बाय बैटरी, और एसी डीसी पावर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, कुछ वेंटिलेटर्स तो न्यूमेटिक सिस्टम पर काम करते हैं, नॉट रिक्वायर्ड, उनको पावर की जरूरत नहीं पड़ती, न्यूमेटिक सिस्टम पर काम करते हैं। फर्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स नाम से पता चल रहा है, ट्रांसपोर्ट मतलब कि एक से दूसरी जगह पर उठा के ले जाए, ट्रांसपोर्ट कर दे उसका। ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो छोटा होगा, साइज में क्या होगा, छोटा होगा। ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और न्यूमेटिकली पे भी काम कर सकता है ये, और एसी डीसी पावर पे भी काम करता है। इंटेंसिव केयर यूनिट्स, इंटेंसिव केयर वेंटिलेटर्स, वो जो आईसीयू में बड़े बड़े वेंटिलेटर्स होते हैं वो होता है ये। ठीक है, ये एक एक ब्रीथ पर फीडबैक देता है, विजुअलाइज इच ब्रीथ, विजुअल फीडबैक इच ब्रीथ, इच ब्रीथ। ओके, ये काम किस पे करता है, एसी पावर पर ही काम करता है, लार्ज होता है साइज में। नियोनेटल वेंटिलेटर्स, और एक होता है पॉजिटिव एयर वेंटिलेटर जिसको बोलते हैं पेप। अब ये भी क्या है, कब काम में लेते हैं इसको अपन, स्लिप एपनिया में, सीओपीडी में। अब जो पॉजिटिव एयरवे है ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है बाईपेप, एक होता है सीपेप। ठीक है, आगे चलते हैं वीपी शंट के बारे में। वीपी शंट क्या होता है, वीपी शंट को अपन फुल फॉर्म होती है वीपी शंट की, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। अब वेंट्रिकुलो क्या है, वेंट्रिकुलो मतलब ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स है, और पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियल कैविटी हो गया, इसलिए इसका नाम रख दिया अपन ने वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। इसमें क्या होता है, वीपी शंट इज अ मेडिकल डिवाइस दैट रिलीव्स प्रेशर ऑन द ब्रेन कॉज्ड बाय फ्लूइड एक्यूमुलेशन। जब हमारे ब्रेन पर फ्लूइड ज़्यादा हो जाए, ब्रेन पर फ्लूइड्स अमाउंट्स क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए फ्लूइड, तो उसको कम करने के लिए, उसको रिलीव करने के लिए अपन जो काम में लेते हैं मेडिकल डिवाइस, वो होता है वीपी शंट। अब ब्रेन पर कौन सा फ्लूइड होता है, वो होता है सीएसएफ। तो अगर सीएसएफ का अमाउंट बढ़ जाए, जिसे अपन बोलते हैं हाइड्रोसिपेलस, जब सीएसएफ का अमाउंट बढ़ जाए, वीपी शंट पर सीएसएफ का अमाउंट बढ़ जाए, तो जो उसको अपन कम करने के लिए उस प्रेशर को क्या काम में लेते हैं, वीपी शंट काम में लेते हैं। जो सीएसएफ है वो क्या काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पहली चीज़ ब्रेन को न्यूट्रिशन देता है, और इंजरीज वगैरह से हमारे स्कल को बचाता है, ब्रेन को, स्कल को बचाता है। नॉर्मली सीएसएफ क्या करता है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स है उसमें फ्लो करता रहता है। ओके, अब देखो ये होता है प्रोसीजर्स, ये पूरे प्रोसीजर है, इसमें देखते हैं अपन डायरेक्ट डायग्राम में। ये हो गया वेंट्रिकल्स हो गए ब्रेन के, ये हो गया कैथेटर, और ये हो गया सीएसएफ फ्लो पेरिटोनियल कैविटी। देख लिया आपने। अब देखो हम क्या करते हैं, जो ईयर है हमारा, जो कान है, कान के पीछे की तरफ एक बिहाइंड द ईयर एक ड्रिल करते हैं, एक छेद करते हैं, होल करते हैं, जिससे कि अपन एक कैथेटर तो ब्रेन में लगा देते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स में। दूसरा अपन क्या करते हैं, सबक्यूटेनियसली एक कैथेटर और इंसर्ट करते हैं, वो यहाँ से होते हुए वो पेरिटोनियल कैविटी में भेजते हैं उसको। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में भेज दिया। अब होगा क्या, यहाँ पर हम एक पंप सेट कर देंगे, क्या कर देंगे, वाल्व लगा देंगे, फिर एक वाल्व कर देंगे, एक पंप या फिर एक वाल्व सेट कर देंगे, जिससे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर सीएसएफ का अमाउंट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा,
ये वाल्व है, यहाँ पर वाल्व है वो एक्टिवेट होगा और पूरा जो CSF है वो पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएगा, ठीक है। CSF फ्लो ये होता है जिससे ब्रेन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब वी पेशेंट के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे देखो प्रोसीजर देख ली। फर्स्ट आता है इन्फेक्शन द संट या ब्रेन, ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि ब्रेन में जा रहा है ये। ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन में क्योंकि ब्रेन का मामला है पूरा, वी पेशेंट ब्रेन में लगा रहे अपन। डैमेज ब्रेन टिश्यू और स्वेलिंग इन द ब्रेन, ठीक है। आगे चलते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशंस। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स और रिससिटेशन मतलब कि क्या करना है हमें, क्या करना है ऑक्सीजन। CPR इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू ब्रेन, हार्ट एंड अदर वाइटल ऑर्गन अंटिल हेल्प अराइव्स। होता क्या है जब ये ऑक्सीजन वगैरह कम प्राप्त कर पाते हैं, हार्ट्स हो गया, हार्ट के थ्रू ऑक्सीजन है वो हार्ट में, ब्रेन में और अदर वाइटल ऑर्गन्स में उसमें कम पहुंच पा रही है, तो अपन CPR काम में लेते हैं। CPR ऑल्सो नोन एज BLS, BLS मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब इसके क्या है, 3 फॉर्मूले हैं, 3 CAB फॉर्मूला पर काम करता है। C का मतलब कंप्रेशन, A का मतलब एयरवे और B का मतलब ब्रीथिंग। अब जो भी CPR काम में ले रहा है उसको ये 3 बातों का फॉलो करके चलना पड़ता है। कौन कौन सी हो गई, पहला हो गया कंप्रेशन। क्या करना है, पुट द पर्सन ऑन हिज बैक, और सबसे पहले जो भी पर्सन है जो अपन दे रहे हैं उसको अपन ऐसे लगाना है और उसके 30 कंप्रेशन हमें उसको देने हैं। ऐसे देने हैं कि 1 मिनट में अगर कितने देने हैं, वन हाँ, एक हाथ की तो हील और दूसरे हाँ ऐसे करके बिटवीन द चेस्ट, चेस्ट के बीच में पर्सन चेस्ट बिटवीन द निपल्स, निपल्स के बीच में चेस्ट पर हम उसको देना है। कितने इंच, एटलीस्ट 2 इंच तक उसका चेस्ट है वो कंप्रेस करना चाहिए। कितना देना है, 1 मिनट में 100 से 120 बार हो जाए इतनी जल्दी जल्दी देने हैं और 30 बार देने हैं, 30 ही देने हैं हमें, ज़्यादा नहीं देने, 30 कंप्रेशन करने हैं। उसके बाद में आता है एयरवे ओपनिंग, हमें एयरवे है उसको ओपन करना है। एयरवे को कैसे करना है, माउथ टू माउथ करके, ठीक है। कैसे, जस्ट लाइक ऐसे, ओके। इसके बाद में क्या करना है, ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद में ब्रीथिंग देनी है, ये ब्रीथिंग देनी माउथ टू माउथ। एयरवे ओपन कैसे करेंगे अपन, एयरवे ओपन करेंगे अपन ऐसे 30 कंप्रेशन देनी है। 30 कंप्रेशन के बाद में हेड टिल्ट और चिन लेफ्ट मैन्यूवर करना है, लेफ्ट उठाना है मतलब थोड़ा सा हेड को और चिन को। पुट योर पाम ऑन पर्सनस फॉरहेड, अपने जो हाथ है हथेली उसको पर्सन के जो व्यक्ति है उसके कहाँ पे रखना है, फोरहेड पर रखना है, यहाँ पर फोरहेड पर रखना है, ठीक है। रख दिया। उसके बाद में देन विद द अदर हैंड्स, दूसरे हाथ से जेंटली लिफ्ट द चिन, दूसरे हाथ से अपने दूसरे हाथ से, एक हाथ से तो हमने उसको क्या सिर को क्या कर दिया, पीछे की तरफ जेंटली कर दिया हथेली से, जबकि दूसरे हाथ से हमें उसकी जो चिन है, ठोडी है, उसको लिफ्ट करना है, थोड़ा सा उठाना है। उठा दिया, ओपनिंग होगी। उसके बाद में ब्रीथिंग देनी है माउथ टू माउथ या फिर माउथ टू माउथ। अगर माउथ में क्या इंजरी हो, माउथ में क्या हो इंजरी हो तो हमें माउथ टू नोज देनी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। और कुछ ऐसी देनी है ताकि एक सील बन सके, मेकिंग ए सील। देखो अब इस डायग्राम में आप देखो कि इसमें क्या है, एक हाथ तो इसका कहाँ पे है, हेड पर, और एक कहाँ पे है, चिन पर है। ऐसे ओपनिंग करके और ऐसे अपन को इसको देनी है, 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। कितनी देनी है, 2 बार देनी है, ठीक है। अगर वो उसको कुछ मूवमेंट करता है, उसका चेस्ट मूवमेंट करता है तो ठीक है, वरना वापस से यही प्रोसेस करते रहेंगे अपन, 30 कंप्रेशन वगैरह, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट लेक्चर होता है 1 शॉट में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।